आइए, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो पर, जिसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने वाले हैं थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, जो कि हमारे अंतःस्रावी तंत्र का एक हिस्सा है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। थायराइड ग्रंथि, मानव शरीर में यह ग्रंथि श्वसन नली के दोनों ओर दो पालियों में बनी होती है। मतलब जो ये थायराइड ग्लैंड है, ये हमारा जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया मतलब हमारा श्वसन नली, इसके दोनों तरफ दो पालियों में बना होता है, मतलब टू लोब्स में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो स्ट्रक्चर है, ये है आपका, ये पूरा जो नज़र आ रहा है, ये आपका क्या है? थायराइड ग्लैंड। इस थायराइड ग्लैंड में हमारे टू लोब्स पाए जाते हैं, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। मतलब थायराइड ग्लैंड जो है दो पालियों में का बना होता है, दायां पाली और बायां पाली, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। ठीक है, जो कि हमारे श्वसन नली मतलब ट्रेकिया के दोनों ओर प्रेजेंट होता है। तो दोनों ओर है। ये देखिए हम लोग का जो ये दिखाई दे रहा है, ये जो कॉर्टिलेज, ठीक है, इनकम्प्लीट कॉर्टिलेज, वो हमारा क्या है? ट्रेकिया मतलब श्वसन नली। ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये हमारा श्वसन नली है। इस श्वसन नली के दोनों ओर, दायां ओर और बायां ओर, दो छोर में प्रेजेंट होता है हमारा थायराइड ग्लैंड, जिसके दो पाली होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। ठीक है, क्लियर। इसमें आगे बोल रहा है, देखिए, दोनों पालियां अर्थात बोथ लोब्स आपस में संयोजी ऊतक से बनी पतली पल्लेनुमा स्थमस के द्वारा जुड़ी रहती है। बोथ लोब्स आपस में कनेक्टिव टिश्यू से बनी जो स्थमस होती है उसके द्वारा कनेक्टेड होती है। ठीक है, ठीक है। तो स्थमस क्या का बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू का। और ये कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू हमारे दोनों लोब्स, जो थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब्स हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब, स्थमस के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं और ये स्थमस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ठीक है, तो स्थमस कहाँ पे रहेगा? स्थमस, ये देखिए, ये वाला हिस्सा स्थमस है। ठीक है, ये स्थमस है जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है और इसी के जरिए हमारे थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब्स, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब, आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, नो डाउट। अब आते हैं आगे। देखिए, थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो तितली के आकार की अर्थात बटरफ्लाई शेप्ड या एच शेप्ड होती है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि मतलब थायराइड ग्लैंड ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का क्या लार्जेस्ट ग्लैंड है? इंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, जबकि हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर को मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बोलते हैं, लेकिन वो बहिस्रावी ग्रंथि है। और ओवरऑल लीवर ही हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड ओवरऑल। लेकिन अगर ह्यूमन इंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है बोलने से? थायराइड ग्लैंड है। क्लियर। ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन है? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, जो कौन से शेप का होता है? बटरफ्लाई शेप्ड या फिर एच शेप्ड होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये बटरफ्लाई शेप्ड नजर आ रहा है, तितली के जैसा, ये तितली के जैसा नजर आ रहा है। देखिए, ये थायराइड ग्लैंड। या फिर ये एच शेप भी नजर आ रहा है, देखो एच शेप है, ये देखिए एच शेप। ठीक है, एच शेप भी नजर आ रहा है और बटरफ्लाई शेप्ड भी है, जो कि हमारे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाता है। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखते हैं आगे। थायराइड ग्रंथि पुटकों और भरण ऊतकों की बनी होती है। प्रत्येक थायराइड पुटक एक गुहा को घेरे पुटक कोशिकाओं से निर्मित होता है। ठीक है, जो हमारे थायराइड ग्लैंड हैं वो फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू से बनती है। ठीक है, फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू से हमारा थायराइड ग्लैंड्स बनता है। ठीक है, और जो
प्रत्येक थायराइड फॉलिकल्स हैं वो एक कैविटी को कवर करके रखता है। जो हर एक थायराइड फॉलिकल्स है वो एक कैविटी को कवर करके रखता है। और ये किससे निर्मित होता है? फॉलिक्यूलर सेल से निर्मित होता है बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ये हर एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये हर एक जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आप सभी को, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर जितने भी दिखाई दे रहे हैं, ये सभी क्या हैं? ये सभी हमारे थायराइड फॉलिकल्स हैं, थायराइड पुटक हैं। हर एक ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आप सभी को, सर्कुलर स्ट्रक्चर, ये हर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट थायराइड फॉलिकल्स हैं। ठीक है, थायराइड पुटक। और ये थायराइड पुटक एक कैविटी को कवर करके रखता है बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ वो स्ट्रक्चर यहाँ इसमें नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये नीचे वाला जो डायग्राम है, ये नीचे वाला डायग्राम में ये सब एक गुहाएं हैं, ये सब एक कैविटी है। और इस कैविटी को कवर करके कौन रखा है? थायराइड पुटक, थायराइड पुटक। ठीक है, थायराइड फॉलिकल। क्लियर? और ये थायराइड को जो कैविटी है, इस कैविटी को फॉलिकुलर सेल्स घेरते हैं और उन्हीं के द्वारा ये निर्मित होता है। तो यहाँ हर एक जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देखिए स्ट्रक्चर में, ये हर एक जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये सेल्स के जैसे, ये सभी स्ट्रक्चर क्या हैं? फॉलिकुलर सेल्स हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दिखाया गया है फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, यहाँ फॉलिकुलर सेल्स दिखाया गया है, ये फॉलिकुलर सेल्स यहाँ से। तो ये फॉलिकुलर सेल्स इसको कैविटी को प्रोड्यूस करते हैं। फॉलिकुलर सेल्स आपस में इसको घेर के रखते हैं, जिससे क्या बन जाता है? थायराइड फॉलिकल्स। और ये थायराइड फॉलिकल्स एक कैविटी को कवर करके रखता है, जो कि फॉलिकुलर सेल्स उसे घेर के रखते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ें, फिर आगे देखते हैं। तो ये आगे देखते हैं, ये पुटक कोशिकाएं दो प्रकार के हार्मोन थायरोक्सिन तथा ट्राईआयोडोथायरोनिन नामक हार्मोन का संश्लेषण करती हैं। ठीक है, ये जो हमारे थायराइड ग्लैंड हैं, इस थायराइड ग्लैंड के जो हमारे क्या हैं? फॉलिक्यूलर सेल्स। ये देखिए, ये सारे हमारे फॉलिक्यूलर सेल्स हैं, ये देखिए। ठीक है, फॉलिक्यूलर सेल्स, थायराइड ग्लैंड के जो फॉलिक्यूलर सेल्स हैं वो 2 टाइप्स के हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं एंड सिंथेसिस करते हैं। वो 2 हार्मोन कौन कौन से हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन और ट्राईआयोडोथायरोनिन। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन को हम लोग टेट्रा आयोडोथायरोनिन या फिर T4 हार्मोन के नाम से जानते हैं, जबकि ट्राईआयोडोथायरोनिन हार्मोन को हम लोग T3 हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि थायराइड ग्रंथि से कितने हार्मोन का सिंथेसिस होता है, तो थायराइड ग्रंथि से 2 हार्मोन का सिंथेसिस होता है, थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन। ये दोनों हार्मोन थायराइड ग्लैंड के फॉलिक्यूलर सेल्स के द्वारा सिंथेसिस होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब फिर देखिए, यहाँ आगे बोल रहा है, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का ज़्यादा संश्लेषण करती है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का ज़्यादा संश्लेषण करती है। थायरॉक्सिन हार्मोन का मतलब T4 हार्मोन, जिसे टेट्रा आयोडोथायरोनिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन का संश्लेषण ज़्यादा करती है? कौन सा हार्मोन को ज़्यादा सिंथेसिस करती है? थायरॉक्सिन हार्मोन। लगभग कितना प्रतिशत? लगभग 93%। लगभग 93% थायरॉक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस होता है थायराइड ग्लैंड द्वारा, जबकि केवल 7% ट्राईआयोडोथायरोनिन हार्मोन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, ट्राईआयोडोथायरोनिन मतलब T3 हार्मोन। ठीक है,
तो थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन का सिंथेसिस करता है, थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन, जिसमें थायरोक्सिन का सिंथेसिस ज़्यादा होता है, लगभग 93%, मतलब 93%, और बाकी 7% ट्राई आयोडोथायरोनिन का निर्माण होता है। क्लियर? ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि थायराइड हार्मोन के सामान्य दर से संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। मतलब हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन के सामान्य दर से, मतलब जितना सामान्यतः दिन भर में रोजाना हमारे शरीर में जितना थायरोक्सिन हार्मोन या थायराइड हार्मोन की आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता युक्त हार्मोन का सिंथेसिस करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। यदि आयोडीन हमारे रोजाना के भोजन में कम रहे या आयोडीन युक्त भोजन की कमी हो जाए तो हमारे थायराइड ग्रंथि द्वारा सामान्य दर से थायराइड हार्मोन का संश्लेषण नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसकी कमी हो जाएगी। इसलिए थायराइड हार्मोन के सामान्य दर से बनने के लिए हमें क्या आवश्यक होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की मात्रा हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक सामग्री है, समझिए, आवश्यक मटेरियल है। क्लियर? अतः हमारे रोजाना के भोजन में आयोडीन युक्त सामग्री का होना अनिवार्य है। ठीक है, रोजाना जो हम भोजन करते हैं, हमारे जो फूड मटेरियल्स हैं, उस फूड मटेरियल्स में हमें आयोडीन मिलते रहना चाहिए, मिलना चाहिए लगातार। अगर कमी हो जाए, हमारे जो भोजन है उसमें आयोडीन की कमी हो जाए, तो थायराइड हार्मोन का जो संश्लेषण दर है वो घट जाएगा। ठीक है, और आयोडीन का स्रोत सबसे अच्छा क्या है? नमक, आयोडीन युक्त नमक, जो हमें आयोडीन प्राप्त होता है जिससे। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मतलब थायराइड हार्मोन का बनना किस पर आधारित है? हमारे आयोडीन के सेवन पर आधारित है। आयोडीन की कमी हो जाए हमारे भोजन में तो थायराइड हार्मोन की भी कमी होगी शरीर में। ठीक है, जिससे अनेक प्रकार की जटिलताएं देखने को मिलेंगी हमारे शरीर को। ठीक है, हमारे स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ देखने वाले हैं थायराइड हार्मोन के कार्य, फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। हम लोगों ने अभी तक ये जाना कि थायराइड ग्रंथि से दो प्रकार के थायराइड हार्मोन निकलते हैं, T4 एंड T3। T4 अर्थात थायरोक्सिन हार्मोन या फिर टेट्रा आयोडोथायरोनिन, और T3 का मतलब होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन। ये दोनों हार्मोन हमारे थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन हैं। अब हम इन हार्मोन के कार्य के बारे में जानेंगे कि ये हार्मोन कौन कौन से कार्य करते हैं हमारे शरीर पर। ठीक है, द फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो देखिए पहला पॉइंट, थायराइड हार्मोन आधारीय उपापचयी दर अर्थात बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसे शॉर्ट में बीएमआर कहते हैं, इसका नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। क्या बोल रहा है? थायराइड हार्मोन आधारीय उपापचयी दर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। मतलब जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है बीएमआर, आप लोग को बीएमआर बता दूं, बीएमआर वह खपत ऊर्जा होता है जो हमारा शरीर रेस्ट के कंडीशन में या आराम की अवस्था में जितना हमारा शरीर ऊर्जा खपत करता है, आराम की अवस्था में, दिन भर में हम लोग के आराम की अवस्था में जितना ऊर्जा हमारा शरीर खपत करता है उसे ही हम लोग बीएमआर कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो उस रेट को भी ये नियमन करता है, उसकी मुख्य भूमिका निभाता है उसको रेगुलेट करने में। ठीक है, तो ये कार्य करता है हमारा थायराइड हार्मोन। फिर देखिए आगे सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, थायराइड हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स के उपापचय को भी नियंत्रित करते हैं। ठीक है, उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत दो रिएक्शन होते हैं, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। ठीक है, मतलब संश्लेषण और विखंडन बोल दो। जैव अणुओं का बनना और जैव अणुओं का टूटना, ये दो कार्य मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के अंतर्गत होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड केटाबॉलिज्म। तो उसके भी जो
नियंत्रण है उसको भी यही नियंत्रित करता है थायराइड हार्मोन। जैसे कार्बोहाइड्रेट जब आवश्यकता पड़ी तो कार्बोहाइड्रेट हमारे सेल्स के अंतर्गत प्रोड्यूस भी किए जाते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट हैं उसको ब्रेक डाउन भी किया जाता है उसका। तो ये सभी कंडीशन को थायराइड हार्मोन कंट्रोल करके रखता है मेटाबॉलिज्म को। किसके किसके मेटाबॉलिज्म को? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। और ये मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली होता रहता है, दोनों एक साथ, कैटाबॉलिज्म भी और एनाबॉलिज्म भी। ठीक है, क्लियर? एनाबॉलिज्म होने के लिए कैटाबॉलिज्म का होना अनिवार्य है, क्योंकि एनाबॉलिज्म में ऊर्जा खपत होता है और वो ऊर्जा हमको मिलेगी कैटाबॉलिज्म रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, क्योंकि कैटाबॉलिज्म रिएक्शन के थ्रू हमें एनर्जी प्राप्त होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के नियमन अर्थात रेगुलेशन को भी थायराइड ग्लैंड इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस्ड करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो कि विद्युत के सुचालक होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स आयनिक होते हैं, ठीक है, आयन्स में पाए जाते हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के वजह से ही ये विद्युत के सुचालक होते हैं। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमें हमारे जो रोजाना के भोजन है, फूड मटेरियल्स हैं, या हमारे जो फ्लूइड मटेरियल्स हैं, फ्लूइड पेय पदार्थ, उनमें ये हमें प्राप्त होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो हमारे बॉडी में वाटर एंड जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका जो रेगुलेशन है उसको भी थायराइड हार्मोन इफेक्ट करके रखता है। ठीक है, मतलब उनको भी रेगुलेट करते हैं, क्लियर, उनका नियमन करते हैं ताकि हमारे बॉडी का बैलेंस जो है एकदम मस्त बना रहे। उसे भी कौन इफेक्ट करते हैं? थायराइड हार्मोन, क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है थायराइड ग्रंथि से एक प्रोटीन हार्मोन का भी सिक्रेशन होता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड मेनली 2 हार्मोन का सिक्रेशन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन और ट्राईआयोडोथायरोनिन हार्मोन का। लेकिन उन दोनों हार्मोन के अलावा भी थायराइड ग्लैंड एक प्रोटीन हार्मोन का सिक्रेशन करता है जिसे थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और शॉर्ट में इसी हार्मोन को TCT भी कहते हैं। यह हार्मोन हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। जो हमारा ब्लड में कैल्शियम होता है, कैल्शियम का जो लेवल होता है हमारे ब्लड में, उस कैल्शियम को ये हार्मोन क्या करके लगता है? कंट्रोल करके रखता है। कैल्शियम के लेवल को ना ज़्यादा होने देता है ना ही कम होने नहीं देता है। ठीक है, क्लियर। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ठीक है, क्लोरीन, ये सभी क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, क्लियर। तो उसमें से कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करके रखता है कौन? थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन हमारे ब्लड में। ये थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला एक प्रोटीन हार्मोन है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं कॉम्प्लिकेशन कॉज्ड बाय थायराइड हार्मोन एबनॉर्मलिटीज, मतलब थायराइड हार्मोन के असामान्यता, थायराइड हार्मोन की असामान्यता होने के जटिलताएं। ठीक है, जब थायराइड हार्मोन हमारे बॉडी में असामान्य हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, तो उस थायराइड हार्मोन के एबनॉर्मल होने के कंडीशन में हमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं, उन सब के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। तो यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मतलब जो थायराइड हार्मोन के असामान्य हो जाने से जो हमारे बॉडी में कॉम्प्लिकेशन नजर आते हैं, जो जटिलताएं या जो परेशानियां नजर आती हैं, वो मुख्यतः 2 प्रकार का परेशानियां होता है। क्या क्या होता है? हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, क्लियर। तो हाइपोथायराइडिज्म क्या है, हाइपरथायराइडिज्म क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल से जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं हाइपोथायराइडिज्म ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं
हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म जब हमारे भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है तब शरीर को पर्याप्त आयोडीन नहीं मिल पाता है। ठीक है, जब हमारे भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है, मतलब जब हम लोग जो भोजन हम लोग रोजाना ग्रहण करते हैं, रोजाना जो हम लोग फूड मटेरियल इनटेक करते हैं, तो उस फूड मटेरियल में हमें अगर लगातार पर्याप्त मात्रा में आयोडीन ना मिले तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगी, आयोडीन की कमी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। और जिस कारण लगातार थायराइड हार्मोन का संश्लेषण और स्राव सामान्य से कम होने लगता है। ठीक है, जब हमारे शरीर को आयोडीन नहीं मिलेगा तो शरीर को क्या हो जाएगी, आयोडीन की कमी हो जाएगी, और आयोडीन की कमी होगी तो लगातार हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो जितना हार्मोन का सिक्रेशन करना चाहिए, जितना हार्मोन का सिंथेसिस करना चाहिए, उतना हार्मोन का सिंथेसिस हमारा थायराइड ग्लैंड नहीं कर पाता है, जिससे थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन एंड सिंथेसिस जो नॉर्मल है उससे थोड़ा कम हो जाता है, मतलब उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है, गिर जाता है, जितना सिंथेसिस होना चाहिए उससे कम होने लगता है। ठीक है, क्लियर, सामान्य से कम होने लगता है। और जब हमारे शरीर में सामान्य दर से कम हार्मोन का सिंथेसिस हो, थायराइड हार्मोन का, तो उस कंडीशन को हम लोग अथायराइडता या फिर हाइपोथायराइडिज्म के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो रोजाना शरीर को जितना थायराइड हार्मोन संश्लेषण करके जरूरत के हिसाब से देने का जो रहता है, उस हिसाब से कम थायराइड हार्मोन का संश्लेषण हो पा रहा है। और ये थायराइड हार्मोन सामान्य स्तर से गिर जाए या सामान्य दर से कम बनने लगे तो उस कंडीशन को ही हम लोग हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, मतलब अथायराइडता कहते हैं। लेकिन जो अथायराइडता है या हाइपोथायराइडिज्म है, इसके होने के कुछ और भी कारण हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आयोडीन की ही कमी हो जाए तो आयोडीन की कमी से ही थायराइड हार्मोन कम बन रहा है, ये जरूरी नहीं है। ये हाइपोथायराइडिज्म होने के और कई भी कारण हो सकते हैं, स्ट्रेस या फिर थकान या फिर और कई सारे बॉडी के अन्य सिम्टम्स हो सकते हैं, अन्य कारण हो सकते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, इस स्थिति में थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है, अर्थात थायराइड ग्लैंड की वृद्धि, मतलब थायराइड ग्लैंड में इनलार्जमेंट आ जाता है, जिसे नॉर्मली हम लोग ग्वाइटर अर्थात गलकंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन का संश्लेषण और सिक्रेशन कम होने लगता है तो उस कंडीशन में हमारा थायराइड ग्लैंड फूल जाता है। सूजन आ जाना मतलब थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है, मतलब थायराइड ग्लैंड फूल जाता है। ठीक है, और उसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं, गलगंट। ठीक है, गलगंट का मतलब होता है थायराइड ग्लैंड में इनलार्जमेंट, मतलब थायराइड ग्लैंड में वृद्धि हो जाना, सूजन हो जाना, फूल जाना। ये किस कारण से होता है, हाइपोथायराइडिज्म के चलते। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब होता है थायराइड ग्लैंड द्वारा थायराइड हार्मोन का सामान्य दर से कम संश्लेषण करना। ठीक है, क्लियर। अब आगे हम लोग जानने वाले हैं कि जो अथायराइडता है अर्थात हाइपोथायराइडिज्म है, इसके कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशन कब कब आ सकती है शरीर में, उसके बारे में जानेंगे। गलगंट क्या है, हाइपोथायराइडिज्म के कारण होने वाला एक कॉम्प्लिकेशन है, जिसके अंतर्गत हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसमें सूजन आ जाती है, वह फूल जाता है, और जिसे हम ग्वाइटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखते हैं, गर्भावस्था के समय अर्थात प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायराइडिज्म के कारण जो गर्भ में डेवलपमेंट हो रहे या विकसित हो रहे बच्चे हैं उसकी वृद्धि में विकृति हो जाती है। मतलब जब कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के दौरान यदि उस लेडी में, उस फीमेल में अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए अर्थात हाइपोथायराइडिज्म हो जाए
ठीक है। उस फीमेल को जो प्रेग्नेंट है, उस फीमेल में जब प्रेग्नेंट है उस कंडीशन में उस फीमेल में अगर अथायराइडता आ जाए, अर्थात हाइपोथायराइडिज्म वाली कंडीशन आ जाए, मतलब थायराइड हार्मोन की अगर कमी हो जाए, तो उसके पेट में जो पल रहे बच्चे हैं, उसके गर्भ में जो पल रहे हुए बच्चे हैं, उस बच्चे की वृद्धि में डिफेक्टिव हो जाएगा, मतलब उस बच्चे का ग्रोथ डिफेक्टिव हो जाएगा, उसकी वृद्धि विकृत हो जाएगी, और उस कंडीशन को हम लोग क्रिटेनिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्रिटेनिज्म का मतलब होता है शारीरिक और मानसिक तरीके से बच्चे की वृद्धि रुक जाती है, शारीरिक और मानसिक तरीके से बच्चे में वृद्धि कम हो पाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्रिटेनिज्म कहते हैं। ठीक है। या फिर उसे वामनता या फिर ड्वार्फिज्म कहते हैं, मतलब लंबाई में कमी। ड्वार्फिज्म का मतलब होता है जो लंबाई है, शारीरिक लंबाई, उसमें कमी, उसको वामनता बोलते हैं। ठीक है। बौनापन एवं मंद बुद्धि, मेंटल रिटार्डेशन, या फिर एबनॉर्मल स्किन, या फिर डिफम्यूटिज्म आदि हो जाती है, मतलब बोलने में सुनने में कमजोरी होती है बच्चे में, ना वो बोल पाते हैं ढंग से, ना ही सुन पाते हैं, जैसे गूंगापन, बहरापन, ये वाली स्थिति आ जाएगी। या फिर उनकी जो त्वचा है, स्किन, उसमें एबनॉर्मलिटीज़ रहेगी, कहीं रेसेस रहेंगे, कहीं पे सिकुड़ापन सा रहेगा, कहीं पे रेडनेस रहेगा, मतलब स्किन में एकदम जो नॉर्मल स्किन होती है वैसा स्किन उनका नहीं रहेगा। या फिर मंद बुद्धि रहेंगे, सोचने समझे की शक्ति कम रहेगी। ठीक है। तो इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं कब? जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है और उस प्रेगनेंसी के दौरान जब लेडी में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसके पेट में पल रहे बच्चे का विकास अवरुद्ध हो जाता है, जिसके चलते उसे क्रिटेनिज्म हो जाएगी, या फिर उसके शारीरिक विकास रुक जाएंगे, वो मंद बुद्धि रहेगा, सोचने समझने की शक्ति कम रहेगी, उसका जो स्किन है वो असामान्य तरीके का रहेगा। ठीक है। फिर उसमें सुनने की क्षमता और बोलने की क्षमता नहीं रहेगी, गूंगापन, बहरापन वाले लक्षण रहेंगे। ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ें। फिर नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या बोल रहा है। एडल्ट फीमेल्स में अथायराइडता के कारण, एडल्ट फीमेल्स में अथायराइडता के कारण जो मेंसेस होता है, मासिक चक्र, वो अनियमित हो जाता है, इर्रेगुलर हो जाता है। एडल्ट फीमेल्स में हाइपोथायराइडिज्म के कारण जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंसेस, वो अनियमित हो जाता है। अनियमित मतलब समय पर नहीं होता है। नॉर्मली मेंसेस कितने दिन का होता है? 28 डेज का होता है। ठीक है। लेकिन ये 28 डेज में ना होके कभी कभी मंथ में 2 बार हो जाएगा, मंथ में 2 बार हो जाएगा, या फिर कभी कभी 2 मंथ में 1 बार। ठीक है। या 1.5 मंथ में 1 बार, 1.5 मंथ में 1 बार, तो इस टाइप का कंडीशन आने लगेगा। ठीक है। जो वयस्क महिलाएं हैं उनमें यदि हाइपोथायराइडिज्म वाला कंडीशन है, मतलब उनमें थायराइड ग्लैंड द्वारा थायराइड हार्मोन सामान्य तरीके से नहीं बन पा रहा है, मतलब थायराइड हार्मोन की कमी हो रही है, वो कम बन पा रहा है, तो उस कंडीशन में जो एडल्ट फीमेल्स हैं उनमें जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, मासिक चक्र या फिर मेंसेस, वो अनियमित हो जाता है, इर्रेगुलर, समय पर नहीं होता है, उसका कोई निश्चित समय नहीं होता है, कभी भी हो जाता है। महीना में 2 बार हो जाएगा, या मंथ में 1 बार भी नहीं होगा, या 2 मंथ में 1 बार होगा, तो इस टाइप का। ठीक है। क्लियर? फिर यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में देखिए हाइपरथायराइडिज्म। हम लोग कहाँ पहुँच गए? हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है। हाइपो का मतलब कम और हाइपर का मतलब ज़्यादा, हमारे साइंस के लैंग्वेज में, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। ठीक है। बायोलॉजिकल साइंस में हाइपर का मतलब ज़्यादा, अधिक, और हाइपो का मतलब कम। तो हाइपरथायराइडिज्म देखते हैं। थायराइड ग्रंथि में कैंसर अथवा इसमें गांठों के वृद्धि से थायराइड हार्मोन के संश्लेषण की दर असामान्य रूप से अधिक होने लगती है, और इसी स्थिति को
हाइपरथायराइडिज्म अर्थात थायराइड अतिक्रियता कहते हैं। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म क्या है? जब हमारा थायराइड ग्लैंड है तो थायराइड ग्लैंड में यदि कैंसर हो जाए या जो थायराइड ग्लैंड है उसके जो नोड्यूल्स हैं उसमें डेवलपमेंट हो जाए, मतलब गांठों में वृद्धि हो जाए, तो जो थायराइड ग्लैंड से हमारा थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस होना है, वो सिंथेसिस का जो रेट है वो एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, यदि थायराइड ग्रंथि में कैंसर हो जाए या गांठों में वृद्धि हो जाए तो जो थायराइड हार्मोन है उन थायराइड हार्मोन का संश्लेषण का दर सामान्य से अधिक हो जाएगा, मतलब असामान्य तरीके से उसकी संश्लेषण की दर बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा बनने लगेगा। थायराइड हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा ज़्यादा बनाने लग जाता है, ज़्यादा बनने लग जाता है, ज़्यादा बनता है, तो उसी कंडीशन को ही हम लोग हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, मतलब थायराइड अतिक्रियता कहते हैं। ठीक है, थायराइड अतिक्रियता कहते हैं। ठीक है, हालांकि हाइपरथायराइडिज्म होने के कई कारण हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि थायराइड ग्रंथि में कैंसर हो जाए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि थायराइड ग्रंथि में कैंसर हो जाए या गांठों में वृद्धि हो जाए अर्थात डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स, तो इसी के चलते ही हाइपरथायराइडिज्म होगा, ये जरूरी नहीं है। हाइपरथायराइडिज्म होने के और भी कई फिजिकल कंडीशंस हो सकते हैं, शारीरिक कारण हो सकते हैं। ठीक है, उस कारण भी हाइपरथायराइडिज्म होता है। ठीक है, जो शरीर के कार्यकी अर्थात बॉडी फिजियोलॉजी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, एडवर्सली इफेक्ट होता है बॉडी पर। ठीक है, यदि हमारे शरीर में हाइपरथायराइडिज्म का कंडीशन हो जाए तो हमारे बॉडी पर उसका बहुत ही ज़्यादा असर देखने को मिलता है। ठीक है, और वो असर हमारे लिए सूटेबल नहीं होता है, वो हमारे शरीर के खिलाफ कार्य करेगा, हमारे शरीर के खिलाफ जाएगा। वो अगर हाइपरथायराइडिज्म हो गया तो हमारे शरीर के लिए वो सूटेबल नहीं है। थायराइड ग्रंथि द्वारा अत्यधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन का संश्लेषण करना वो हमारे लिए हानिकारक है, जिसका हमारे बॉडी पर एडवर्सली इफेक्ट होता है। ठीक है, तो क्या क्या इफेक्ट होता है वो हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ हाइपरथायराइडिज्म के चलते अर्थात थायराइड अतिक्रियता के चलते क्या क्या हमें जटिलताएं देखने को मिलेगी और हमारे बॉडी पर, ह्यूमन बॉडी पर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस नजर आएंगे वो देखते हैं। तो उसमें पहले नंबर पर है एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। ठीक है, मतलब नेत्रोत्सेधी गलगंड कहते हैं। गलगंड का मतलब होता है हमारे थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाना, मतलब थायराइड ग्रंथि का फूल जाना, और उसके साथ साथ नेत्रोत्सेधी बोल रहा है, मतलब आँखों का जो आई बॉल्स हैं, आँखों के जो नेत्र गोलक हैं वो बाहर निकल जाना, और उसके साथ साथ हमारा थायराइड ग्रंथि फूल भी जाना, उसमें वृद्धि हो जाना। इसी को एक साथ क्या बोलते हैं? एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। ठीक है, तो देखते हैं हाइपरथायराइडिज्म अर्थात थायराइड अतिक्रियता का ही एक विकार है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है अर्थात थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है, और जो हमारे नेत्र गोलक हैं, आँखों के जो आई बाल्स हैं, वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं और वो उभार दिखाई देते हैं, मतलब बाहर की तरफ निकल कर उभरे हुए नजर आते हैं। ठीक है, मतलब आँख बाहर आ जा रहा है, इस टाइप का दिखता है। क्लियर? एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर क्या है? एक हाइपरथायराइडिज्म के द्वारा होने वाला एक प्रकार का डिसऑर्डर है। हाइपरथायराइडिज्म के चलते होने वाला एक डिसऑर्डर है एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, जिसके अंतर्गत हमारा थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है, मतलब थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, जिससे हमारा गला एकदम फूल जाता है, जिसे गलगंड कहते हैं, और उसके साथ साथ हमारे जो आई बाल्स हैं वो बाहर की तरफ निकल कर उभर जाते हैं, एकदम अभी ही आँख निकल जा रहा है ऐसा नजर आता है। तो ये एक डिसऑर्डर है किसका? हाइपरथायराइडिज्म होने का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है देखिए, हाइपरथायराइडिज्म के कारण बेसल मेटाबॉलिक रेट अर्थात बीएमआर आधारीय उपापचय दर में वृद्धि हो जाती है और शारीरिक भार में
कमी होने लगता है, मतलब गिरावट होने लगता है, शारीरिक भार हमारा ह्रास होता है। हाइपरथायराइडिज्म के ये सबसे मुख्य लक्षण हैं। इसे ग्रेव्स डिसीज भी कहते हैं। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म के चलते क्या हो जाता है, हमारा बीएमआर बढ़ जाता है। बीएमआर का मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब पहले मैं आपको बताया था बेसल मेटाबॉलिक रेट उसे कहते हैं जब हमारा शरीर रेस्ट की अवस्था में, अर्थात जो हमारा शरीर आराम करते रहता है, उस आराम की दशा में हमारा शरीर दिन भर में जितना ऊर्जा का खपत करता है, जितना ऊर्जा का लॉस करता है, वही दर क्या कहलाता है, बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। मतलब आज दिन भर में मैं रेस्ट करते हुए जितना ऊर्जा खपत करूंगा वो मेरा बीएमआर कहलाएगा। मेरे शरीर के द्वारा रेस्ट के कंडीशन में खपत किए गए ऊर्जा ही बेसल मेटाबॉलिक रेट कहलाते हैं। ठीक है, तो वो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे ऊर्जा ज़्यादा खपत होने लगता है। तो उस कारण से हमारा जो शरीर का वजन है, भार है, वेट है, वो गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि बेवजह का ज़्यादा ऊर्जा खपत हो रहा है, और ज़्यादा ऊर्जा इसलिए खपत हो रहा है क्योंकि हमें हाइपरथायराइडिज्म हो गया है, थायराइड अतिक्रियता हो गया है। कहने का मतलब हमारा थायराइड ग्लैंड इतना सक्रिय हो गया है, इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया है कि वो असामान्य तरीके से ज़्यादा हार्मोन का संश्लेषण कर रहा है, ज़्यादा हार्मोन का सिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, जिससे जल्दी जल्दी हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट्स का। ठीक है, क्लियर? तो ऊर्जा ज़्यादा खपत हो रहा है, और ज़्यादा ऊर्जा खपत होने के कंडीशन में हमारे शरीर का जो वेट है, भार है, वो गिरने लगेगा, अर्थात हम शारीरिक तौर से कमज़ोर होने लगते हैं। ठीक है, और यही हमारे हाइपरथायराइडिज्म का सबसे मेन लक्षण है। यदि हाइपरथायराइडिज्म किसी को हो गया है तो सबसे पहले कौन सा लक्षण नजर आएगा उसके में, उसका जो बॉडी वेट है वो गिरने लगेगा, बॉडी वेट डिक्रीज होगा। ठीक है, बॉडी वेट क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा, गिरने लगेगा। ठीक है, जिसके चलते हम फिजिकली एकदम वीक हो जाएंगे, फिजिकली वीकनेस आ जाएगी हमारे में। ठीक है, क्लियर? और इसे ही हम लोग किस रोग के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग किस रोग के नाम से जानते हैं भैया, ग्रेव्स रोग के नाम से जानते हैं हम इसे। ठीक है, तो ये था हमारा थायराइड ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स एंड उनके फंक्शन एंड थायराइड ग्लैंड के कॉम्प्लिकेशंस। इतना हम लोग थायराइड ग्लैंड के अंतर्गत देखे कि थायराइड ग्लैंड क्या है, थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, थायराइड ग्लैंड में कितने लोब्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड में कितने हार्मोन का सिंथेसिस होता है, वो हार्मोन क्या कार्य करते हैं, और फिर थायराइड ग्लैंड में होने वाले कॉम्प्लिकेशन और उस कॉम्प्लिकेशन के चलते होने वाले बॉडी पे इफेक्ट एंड डिसऑर्डर वगैरह को हम लोग अच्छे तरीके से आज देखें और जानें। ठीक है, तब आज के लिए इतना ही। ये वीडियो को अच्छे से स्टडी करें और ज्ञान प्राप्त करें। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट हो तो मेरे से संपर्क करें। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।